साथियों नमस्कार। तो आइए आज के वीडियो में हम एक म्यूजिक का प्रैक्टिस सेट शुरू करने जा रहे हैं। आने वाले बीपीएससी TRE 4 स्टेट सीटेट नेट JRF सभी परीक्षाओं में जिसमें संगीत से प्रश्न पूछे जाएंगे उसके लिए यह वीडियो बहुत बहुत लाभकारी सिद्ध होने वाला है। आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा शब्द प्रबंध की धातुओं से संबंधित नहीं है? प्रबंध की धातुओं से, ठीक है जी। तो इसका सही उत्तर बता दीजिए। सही उत्तर हो जाएगा आपका तेनक, ठीक है जी। इसकी व्याख्या पढ़ लीजिए। व्याख्या लिख रहा है, व्याख्या इसमें लिखा गया है, उद्ग्राह ध्रुव मेलापक आभोग के प्रबंध की 4 धातु से संबंधित है। तेनक प्रबंध की 6 अंग से माने जाते हैं, ठीक है जी। देखिए 6 पहला स्वर, विरुद्ध, पद, तेनक, पाठ और छठा ताल है, ठीक है जी। देखिए प्रबंध की 5 जाति मानी गई है। तो कौन कौन है? मेदिनी, आनंदिनी, दापिनी, भाड़िनी और तरावली, ठीक है जी। तो इसका व्याख्या आपने देखा। अगला सवाल देखिए। अगला सवाल पूछा गया है, ध्रुवा गीता, ध्रुवा गीत का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? ध्रुवा गीत का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? तो दूसरा का सही उत्तर हो जाएगा आपका नाट्य शास्त्र में, ठीक है जी। इसकी व्याख्या को देखिए। व्याख्या इसका लिखा गया है, ध्रुवा गीत का उल्लेख भरत द्वारा लिखा गया नाट्य शास्त्र के 32वें अध्याय में मिलता है, ठीक है जी। नाट्य शास्त्र ग्रंथ 200 से 400 ईस्वी पूर्व में लिखा गया है। भरत ने इस ग्रंथ की रचना नाट्य को सामने रखकर की थी। इसमें 36 अध्याय है। इसके अंतिम अध्याय 28 से लेकर 33 तक संगीत को समर्पित अध्याय है, ठीक है जी। तीसरा सवाल है, देखिए तीसरा सवाल में पूछा गया है, कैवाड़ शब्द किससे संबंधित है? तो आपको बताना है कैवाड़ शब्द किससे संबंधित है। तो तीसरा का सही उत्तर हो जाएगा आपका प्रबंध से संबंधित है, ठीक है जी। इसकी व्याख्या को देखते हैं। व्याख्या इसका देखते हैं। देखिए व्याख्या में लिखा गया है, कैवाड़ शब्द प्रबंध से संबंधित है। देखिए मतंग के काल 8 ईस्वी में देसी संगीत में असंख्य प्रबंधों का निर्माण हो चुका था। इसमें से कुछ नाम है, कंद, आर्या, गाथा, द्विपदी, त्रिपदी, चतुरंग, मात्रिका, वास्तु, हंसपद, गजलीला, कैवाट, एटा आदि, ठीक है जी। तो अगला सवाल आपसे पूछा जा रहा है 4 नंबर। देखिए 4 नंबर सवाल लिखा जा रहा है, पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा लंघन मूलक अल्पत्व का उदाहरण है? लंघन मूलक अल्पत्व का उदाहरण कौन है? तो 4 का सही उत्तर बताइए। 4 का सही उत्तर हो जाएगा आपका अलहैया बिलावल के आरोह में मध्यम, ठीक है जी। तो ये लंघन मूलक अल्पत्व का उदाहरण है, अलहैया बिलावल के आरोह में मध्यम का यूज। देखिए इसमें पढ़िए, व्याख्या लिखा गया है, अलहैया बिलावल में आरोह में मध्यम लंघन मूलक अल्पत्व का सूचक है। यह राग बिलावल थाट का है। जाति इसकी साडो संपूर्ण है। वादी धैवत और संवादी गंधार है। गायन समय इसका प्रातःकाल है। उत्तरांग प्रधान राग है। न्यास के स्वर है षडज, ऋषभ और पंचम। सम प्रकृति राग है इसके राग बिलावल, ठीक है जी। अगला सवाल देख लीजिए। अगला सवाल पूछा गया है, सही क्रम बताना है। इसमें सही क्रम आपको बताना है। तो सही क्रम आपका सही उत्तर हो जाएगा 5 का क्या होगा जी? तो 5 का आंसर हो जाएगा आपका बी। 5 का हो जाएगा बी। देखिए पहले मेदिनी, उसके बाद आनंदिनी, उसके बाद दीपनी, उसके बाद भावनी, उसके बाद तारावली, ठीक है जी। तो ये क्रम सही है बी, ठीक है जी। इसकी व्याख्या देख लीजिए आप। ये प्रबंध के जाति अंग हैं, ठीक है जी। मेदिनी में 6, आनंदिनी में 5 और दीपनी में 4, भावनी में 3, तारावली में 2 अंग होते हैं, ठीक है जी। अगला सवाल देख लीजिए, सूची 1 सूची 2 को मिलाना है आपको, ठीक है जी। तो आपको सवाल 6 का देखिए, सूची 1 में संगीतज्ञों का नाम दिया है और सूची 2 में दिया है आपका वाद्य यंत्र। तो किससे कौन संबंधित है आपको बताना है। तो 6 का सही उत्तर बताइए। तो 6 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ए का हो जाएगा 3, मतलब मंजी खान जो है ख्याल से संबंधित है। उसके बाद बी का क्या हो जाएगा जी? तो बी का हो जाएगा आपका ध्रुपद, बहराम खान जो है ध्रुपद से संबंधित है। और सी का क्या हो जाएगा जी? तो सी का हो जाएगा आपका सी का 2, मतलब आपको बरकतुल्ला खान जो है सितार वादक हैं और सजाद मोहम्मद आपको जो है सुर बहार के वादक हैं, ठीक है जी।
तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा जी? तो यहाँ 1 का 3 हो गया, उसके बाद आपका बी का हो गया 4 और सी का हो गया 3, नहीं सी का 2 हो गया, सी का 2 हो गया, सी का 2 हो गया और उसके बाद आपका डी का 1 हो गया। ठीक है, तो 3 4 2 1, 3 4 2 1 आपको 3 4 2 1 देखना है किस में है, तो 3 4 2 1 देखिए 3 4 2 1, 3 4 2 1 आपको डी में दिख रहा है। ठीक है जी, 3 4 2 1 देखिए डी में लिख रहा है। तो अगला सवाल आपको पढ़ना है, 7 नंबर आपसे पूछा गया है। 7 नंबर देखिए, 7 नंबर लिखा गया है कि जनरल कर्नैल के नाम से प्रसिद्ध थे। जनरल कर्नैल के नाम से प्रसिद्ध कौन थे? तो 7 का सही उत्तर हो जाएगा आपका अली बख्श और फतेह अली। ठीक है जी, जनरल और कर्नैल के नाम से अली बख्श और फतेह अली प्रसिद्ध थे। ठीक है जी, अगला सवाल देख लीजिए। अगला सवाल आपको 8 नंबर सवाल पूछा जा रहा है, कथन और कारण दिया है, आपको बताना है। तो 8 नंबर का सही उत्तर बताइए। तो 8 का सही उत्तर बताइए, आपका लिखा गया है कथन में कि रामपुर सहसवान घराना ग्वालियर घराने से प्रभावित है। तर्क दिया गया है, रामपुर सहसवान घराने के मुश्ताक हुसैन और निसार हुसैन ग्वालियर के हद्दू खां के शीशे थे। ठीक है जी, तो 8 का सही उत्तर बताइए। 8 का क्या होगा जी? तो 8 का सही उत्तर हो जाएगा आपका, देखिए ए सही है लेकिन आर गलत है। ए सही है लेकिन आर गलत है। आपको ए सही है लेकिन आर गलत, कथन सही है कारण गलत है। तो कौन दिया, किस में दिया है? ए सही है आर गलत किस में दिया है? तो आपका दिया है सी में। ठीक है जी, आंसर क्या हो जाएगा जी? सी। इसकी व्याख्या को देख लीजिए, व्याख्या तो रामपुर सहसवान घराना ग्वालियर घराने से प्रभावित है, ये सही है। ठीक है जी, 9 नंबर सवाल आपसे पूछा गया है। 9 नंबर सवाल लिख रहा है, निम्नलिखित में कौन सा राग संधि प्रकाश है? तो संधि प्रकाश राग आपको बताना है। संधि प्रकाश राग कौन है? तो 9 का बता दीजिए। 9 का आपको हो गया पुरिया। ठीक है जी, पुरिया। ठीक है, पढ़िए इसका डिटेल पढ़िए। लिखा है पुरिया राग संधि प्रकाश राग की श्रेणी में आता है। देखिए पुरिया मारवा थाट से उत्पन्न है और मारवा में ऋषभ कोमल लगता है और मध्यम तीव्र लगता है। जाति इसकी साडो साडो वादी गंधार संवादी निषाद है और न्यास के स्वर गंधार निषाद है। गायन समय इसका सायंकाल। संप्रकृति राग इसका है मारवा और सोहनी। ठीक है जी, अगला सवाल आपसे पूछा जा रहा है। देखिए 10 नंबर सवाल आपसे पूछा गया है कि गांधर्व महाविद्यालय की स्थापना किसने किया? तो आप जानते हैं विष्णु दिगंबर पलुस्कर जी किए थे। 10 का सही उत्तर क्या हो जाएगा जी? 10 का सही उत्तर हो जाएगा आपका डी, विष्णु दिगंबर पलुस्कर जी किए थे। 1901 में किए थे लाहौर में। ठीक है जी, इसका डिटेल पढ़िए, व्याख्या इसका पढ़ते हैं। गांधर्व महाविद्यालय की स्थापना 1901 में लाहौर में विष्णु दिगंबर पलुस्कर जी द्वारा किया गया। इनका जन्म 18 अगस्त 1872 को महाराष्ट्र के कुरुद्वाड़ नामक स्थान पर हुआ था। 1908 में बम्बई में गांधर्व महाविद्यालय की स्थापना की गई। पंडित जी ने वर्ष 1909 में संगीत अमृत प्रवाह नामक एक संगीत पत्रिका का भी संपादन किया था। 11 नंबर सवाल आपसे पूछा जा रहा है, मोघूबाई कुर्डीकर के गुरु कौन कौन थे? मोघूबाई कुर्डीकर के गुरु कौन कौन थे आपको बताना है। तो 11 नंबर का सही उत्तर हो जाएगा आपका अलादिया खान थे, हैदर खान थे और बिलायत हुसैन खान थे। ठीक है जी, तो आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, इसका व्याख्या पढ़ लीजिए। व्याख्या में लिखा गया है, मोधुबाई कोडिकर के गुरु अलादिया खान, हैदर अली खान, बिलायत हुसैन खान जी थे। इनका जन्म 15 जुलाई 1904 को और मृत्यु इनका 10 फरवरी 2001 को हुआ था। ठीक है जी, मोगू जी को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 1968 में मिला और पद्म भूषण 1974 में मिला था। ठीक है जी, सूची 1 सूची 2 को मिलाइए। एक तरफ आपको घराना दिया है, एक तरफ संगीतज्ञों का नाम दिया है। तो 12 का सही उत्तर बताइए। तो 12 का सही उत्तर हो जाएगा आपका, 12 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ए का क्या हो जाएगा जी? ए का बिलायत खान जी थे इटावा से, बिलायत खान इटावा से। ठीक है जी, ए का 4 हो गया, ए का 4 हो गया। बी का 1 हो गया, बी का देखिए बी का 1 हो गया। आशिक अली खान कहाँ? तो जयपुर सेनिया घराना, 1 हो गया, इसका 4 हो गया। उसके बाद देखिए सी का क्या हो जाएगा जी? तो सी का आपका हो जाएगा 2 नंबर। सी का होगा 2। शरण रानी जो थी मैहर सेनिया घराने से थी
और अली जाफर खान जो थे इंदौर बीकानेर। ठीक है जी, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 3। तो 4-1-2-3, 4-1-2-3 कहाँ दिया है? 4-1-2-3 देखिए, 4-1-2-3 तो बी में दिया है। 4-1-2-3 किस में दिया है? तो बी में दिया है। ठीक है, इसका पढ़ लीजिए, व्याख्या पढ़ लीजिए। अगला प्रश्न आपसे देखिए, अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, 13 नंबर सवाल है। 13 नंबर सवाल लिखा है कि रामामात्य ने अपने पुस्तक स्वर मेल का निधि में कितने मेल का वर्णन किया है? तो 13 नंबर सवाल का सही उत्तर हो जाएगा, 13 नंबर सवाल का सही उत्तर हो जाएगा आपका 20 मेल का। ठीक है जी, व्याख्या पढ़ लीजिए, इसका व्याख्या पढ़िए। रामामात्य ने स्वर मेल का निधि में मेलों की संख्या 20 मानी है। इस ग्रंथ का 1550 में रामामात्य द्वारा लिखा गया है, रचना हुआ। इस ग्रंथ के 5 भाग हैं। पहला भाग उपोद्घात है, उपोद्घात प्रकरण है। दूसरा स्वर प्रकरण है। तीसरा बीरा प्रकरण है। चौथा मेल प्रकरण है। पांचवा राग प्रकरण है। पंडित जी ने देसी और मार्गी संगीत का वर्णन किया है। 7 शुद्ध और 7 विकृत स्वरों का वर्णन भी मिलता है। इन्होंने 20 मेल से 63 जन्य रागों को 3 भागों में बांटा है, उत्तम, मध्यम और अधम। 3 भाग कौन है? उत्तम, मध्यम और अधम। ठीक है जी, बहुत इंपॉर्टेंट व्याख्या है। देखिए 14 नंबर सवाल पूछा जा रहा है, सारंगदेव ने कितने सालग सूड प्रबंधों का उल्लेख किया है? ठीक है जी, सारंगदेव ने कितने सालग सूड प्रबंधों का जो है व्याख्या किया है? तो 14 नंबर का सही उत्तर बताइए। तो 14 नंबर का सही उत्तर हो जाएगा आपका 7। ठीक है जी, 7 हो जाएगा। व्याख्या पढ़ लीजिए। व्याख्या में लिखा गया है, व्याख्या में लिखा गया है कि सारंगदेव ने सालग सूड प्रबंधों की 7 संख्या मानी है। यह ग्रंथ 13वीं सदी के उत्तरार्ध में सारंगदेव द्वारा रचित संगीत रत्नाकर की रचना, उत्तरार्ध में सारंगदेव ने संगीत रत्नाकर की रचना की। इसमें नाद, श्रुति, स्वर, ग्राम, जाति, मूर्छना इत्यादि का विवेचना किया गया है। इसके 7 अध्याय माने गए हैं। इस ग्रंथ में 264 रागों का वर्णन किया गया है। इसको सप्त अध्याय भी कहा जाता है। ठीक है जी, इसको सप्त अध्याय कहा जाता है। अगला सवाल आपसे पूछा जा रहा है, 15 नंबर, मोहम्मद दाबिर खान के शिष्य कौन है? मोहम्मद दाबिर खान के शिष्य कौन है? तो 15 नंबर का सही उत्तर बता दीजिए। 15 नंबर का सही उत्तर हो जाएगा राधिका मोहन मैत्रेय। राधिका मोहन मैत्रेय। ठीक है जी, तो व्याख्या इसका पढ़ लीजिए। व्याख्या इसमें लिखा गया है, मोहम्मद दाबिर खान के शिष्य राधिका मोहन मैत्रेय हैं। राधिका मोहन जी का जन्म 1917 में हुआ था। इनके पहले गुरु बुद्धदेव दास गुप्ता जी थे। मृत्यु 1981 में हुआ। 1971 में इन्हें संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार भी मिला था। देखिए भंजनी किसका प्रकार है? भंजनी किसका प्रकार है? आपको 16 नंबर सवाल का सही उत्तर बताना है। तो भंजनी जो है आपका रूपक कलाप्ति का प्रकार है। रूपक कलाप्ति का प्रकार है भंजनी। ठीक है, व्याख्या इसका पढ़ लीजिए। व्याख्या इसमें लिखा गया, देखिए भंजनी रूपक अलाप्ति का प्रकार है। अलाप्ति भी अलाप का एक प्रकार था। अलाप्ति में राग के स्वरूप की पूर्ण रूप से व्यक्त किया जाता है। ठीक है जी, अलाप्ति 2 प्रकार का होता है। पहला राग अलाप्ति और रूपक अलाप्ति। ठीक है जी, राग अलाप्ति क्या होता है? तो इसमें स्वरों के प्रयोग से राग का तिरोभाव किया जाता था तथा यह ताल में बद्ध नहीं होती थी पर लय में बद्ध होती थी। देखिए रूपक अलाप्ति क्या है? तो ये 2 प्रकार के होते थे। पहला प्रतिग्रहणिका, दूसरा जो है भंजनी। भंजनी के 2 प्रकार, अस्थाय और रूपक भंजनी। ठीक है जी, तो व्याख्या आपने देखा। 17 नंबर सवाल बताइए। तो 17 नंबर सवाल बताना है, कह रहा है जयपुर सेनिया घराने के सितार में कितने पर्दे हैं? तो 17 नंबर का सही उत्तर बताना है आपको। 17 नंबर का सही उत्तर हो जाएगा आपका 17 पर्दे थे। क्या कितने थे जी? 17 पर्दे। जयपुर सेनिया घराने के सितार में 17 पर्दे। ठीक है जी, व्याख्या इसका पढ़िए। व्याख्या लिखा गया है, जयपुर सेनिया घराने में सितार में 17 पर्दे होते हैं। तानसेन को सेनिया घराने का आदि पुरुष माना जाता है। सेनिया घराने ने 12 प्रकार की वादन क्रियाओं को बताया है। सितार वाद्य का जनक अमीर खुसरो को माना जाता है। सितार को सहतार भी कहा जाता है। सह मतलब होता है 3। ठीक है जी, आपको बताना है सहतार कौन सी भाषा का शब्द है, बताइए, कमेंट करके बताइए। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल आपसे पूछा जा रहा है, हरिडास्व क्या है? हरिडास्व क्या है इस पे बताइए। हरिडास्व क्या है?
तो 18 का सही उत्तर हो जाएगा, 18 का सही उत्तर हो जाएगा आपका, देखिए मध्यम ग्राम की मूर्छना है हरिडास्व। ठीक है, व्याख्या इसका देखते हैं, व्याख्या इसका पढ़िए। व्याख्या में लिखा गया हरिडास्व मध्यम ग्राम की मूर्छना है। ठीक है जी, मध्यम ग्राम की मूर्छना है। मध्यम ग्राम की अन्य मूर्छना कौन कौन है? तो सौवीरी, हरिडास्व, कालोपनता, देखिए शुद्ध मध्यमा, मार्गी, पौरवी, हास्यका। और षडज ग्राम की मूर्छना कौन कौन है? तो उत्तर मंद्रा, रजनी, उत्तरायता, शुद्ध षडजा, मत्सरी, कृता, अश्वक्रांता और अभिरुद्रगता। ठीक है जी, अभिरुद्रगता। तो अगला सवाल 19 नंबर पढ़िए। 19 नंबर लिख रहा है अनंत मोहन जोशी किस नाम से प्रसिद्ध थे? तो अनंत मोहन जोशी किस नाम से प्रसिद्ध थे आपको बताना है। तो सही उत्तर हो जाएगा अंतु बुआ। क्या जी? अंतु बुआ। इसकी व्याख्या पढ़ लीजिए। लिखा गया है अंतु बुआ के नाम से प्रसिद्ध थे। अनंत मोहन जोशी अंतु बुआ के नाम से प्रसिद्ध थे। इनके गुरु विष्णु दिगंबर पलुस्कर जी थे। इनका जन्म 8 मार्च 1881। इनको संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 1955 में मिला था। इनकी मृत्यु 2 सितंबर 1967 में हुई थी। ठीक है, अगला सवाल 20 नंबर लिख रहा है। 20 नंबर पूछा गया है कि कृंतन शब्द का क्या अर्थ है? कृंतन शब्द का अर्थ बताइए। तो कृंतन शब्द का अर्थ क्या हो जाएगा जी? 20 नंबर का सही उत्तर हो जाएगा आपका। कृंतन शब्द का अर्थ होता है आपका बी, एक आघात से एक से अधिक स्वर का उत्पत्ति। ठीक है, कृंतन का मतलब होता है, देखिए अगर इसका व्याख्या पढ़ लीजिए। कृंतन एक आघात से एक से अधिक स्वर का निकलना कृंतन कहलाता है। सवाल 21 नंबर पूछा गया है कि जंत्र किस वाद्य से संबंधित है? जंत्र किस वाद्य से संबंधित है? 21 नंबर सवाल का सही उत्तर हो जाएगा आपका त्रितंत्री से संबंधित है। क्या जी? त्रितंत्री से संबंधित है जंत्र। देखिए पढ़िए इसकी व्याख्या को। व्याख्या में लिखा गया है कि जंत्र त्रितंत्री वाद्य से संबंधित है। सारंग देव ने त्रितंत्री बीड़ा का वर्णन किया है। इसे बाद में जंत्र भी कहा जाने लगा। देखिए इसमें 7 तंत्रियां, 16 पर्दे। त्रितंत्री का विकास 2 रूपों में हुआ था। एक रूप तंबूरा, दूसरा रूप सितार। ठीक है जी। कृष्ण भक्त कवियों की रचनाओं आईने अकबरी, संगीत परिजात आदि ग्रंथों में त्रितंत्री बीड़ा का वर्णन है, जिससे स्पष्ट होता है कि सितार, तंबूरा, त्रितंत्री बीड़ा के ही 2 विकसित रूप है। ठीक है, अगला सवाल आपसे पूछा जा रहा है 22 नंबर, कौन सा थाट मेजर स्केल के समान है? तो इसका सही उत्तर बताना है आपको। 22 नंबर सवाल का सही उत्तर हो जाएगा जी, 22 का सही उत्तर हो जाएगा बी, बिलावल। ठीक है जी, बिलावल। इसकी व्याख्या को देख लीजिए। व्याख्या में लिखा गया है, व्याख्या में पढ़ते हैं, बिलावल थाट मेजर स्केल के समान है। ठीक है जी। मेजर्स कार्ड्स का अर्थ होता है बड़ी स्वर संगति। षडज ग्राम पंचम को एक साथ गाने बजाने पर मेजर कार्ड्स होता है। ठीक है जी। 7 स्वरों को क्रमानुसार व्यवस्थित करने पर बिलावल के स्वर प्राप्त होते हैं, यही मेजर स्केल है। ठीक है जी। तो मेजर स्केल बिलावल को कहा जाता है, याद रखिए। 23 नंबर सवाल आपसे पूछा गया है, गुणीदास किस संगीतज्ञ का उपनाम है? गुणीदास किनको कहा जाता है? तो बताना है आपको। 23 नंबर का सही उत्तर हो जाएगा, 23 नंबर का सही उत्तर हो जाएगा आपका। तो बताइए गुणीदास किस संगीतज्ञ का नाम है, आपको बताना है। तो 23 का सही उत्तर हो जाएगा आपका, 23 का सही उत्तर हो जाएगा आपका जगन्नाथ बुआ। ठीक है जी, किनका नाम है? तो जगन्नाथ बुआ। इसकी व्याख्या को पढ़िए। तो व्याख्या देखिए, व्याख्या में लिखा गया है, व्याख्या में इसका पढ़ते हैं हम। जगन्नाथ बुआ को गुणीदास की उपाधि से जाना जाता है। देखिए पंडित रामकृष्ण बुआ बज्झे, इनका जन्म 1881 में सावंतवाड़ी के ओंकरा नामक ग्राम में हुआ था। इनका निधन 5 मई 1945 को पूना में हुआ था। बालकृष्ण बुआ, देखिए बालकृष्ण बुआ का जन्म कोल्हापुर के पास चंदूर ग्राम में 1849 में हुआ। इनको कलावंत के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है जी। इनके शिष्यों में पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर, अनंत मोहन जोशी, नीलकंठ बुआ, वासन राव आदि हैं। ठीक है जी। अगला 24 नंबर सवाल आपसे पूछा गया है, रे म रेसा निशा नी, यह स्वर संगति किस राग की है? किस राग की है आपको बताना है, किस राग की है बताना है आपको। तो सही उत्तर इसका क्या हो जाएगा जी? सही उत्तर क्या हो जाएगा जी, आपको बताना है। 24 का सही उत्तर होगा, बताइए। 24 का सही उत्तर हो जाएगा शुद्ध सारंग। ठीक है जी। इसकी व्याख्या पढ़ लीजिए। व्याख्या में लिखा गया, देखिए
रे म रेसा नीसा नी, यह स्वर संगति शुद्ध सारंग। शुद्ध सारंग, शुद्ध सारंग राग की है, कल्याण थर्ड से उत्पन्न है, जाति इसकी औडव साडव है, वादी ऋषभ है और संवादी पंचम है, न्यास के स्वर ऋषभ पंचम और निषाद, गायन समय मध्याह्न काल है और संप्रकृति राग है श्याम कल्याण। ठीक है जी। अगला सवाल देख लीजिए। अगला सवाल पूछा गया है, कौन सी विद्या निबद्ध गायन शैली में नहीं आती है? निबद्ध गान शैली में कौन नहीं आती? निबद्ध गान शैली में कौन नहीं आती है आपको बताना है। तो 25 का सही उत्तर बताइए। तो 25 का सही उत्तर हो जाएगा आपका राग आलाप। ठीक है जी। अगला सवाल, इसका व्याख्या देख लीजिए। राग आलाप लिखा गया है, राग आलाप निबद्ध गान शैली में नहीं आता। देखिए, प्राचीन काल में यह अनिबद्ध गान के अंतर्गत राग आलाप का प्रमुख स्थान आता था। देखिए, किसी गीत के गायन से पूर्व किया जाने वाला आलाप राग आलाप कहलाता था। राग आलाप में 10 लक्षण का पालन पूर्ण रूप से किया जाता था। ठीक है जी। राग आलाप में राग का आविर्भाव तिरोभाव नहीं किया जाता है, न ही भावनाओं को व्यक्त किया जाता। ठीक है जी। अगला सवाल है 26 नंबर। 26 नंबर सवाल आपसे पूछा जा रहा है। 26 नंबर सवाल है, पाश्चात्य संगीत में रामामात्य जिन स्वरों पर बल नहीं, देखिए, पाश्चात्य संगीत में सामान्यतः जिन स्वरों पर बल नहीं होता उन पर बल देकर गति वैचित्र्य उत्पन्न करने को क्या कहते हैं? तो 26 का सही उत्तर हो जाएगा, बताइए। 26 का सही उत्तर हो जाएगा आपका सिंकोपेशन। क्या कहते हैं जी? सिंकोपेशन। आंसर क्या हो गया? सिंकोपेशन। 27 नंबर सवाल आपसे पूछा जा रहा है। देखिए, 27 नंबर सवाल आपसे पूछा जा रहा है, भद्र लिख रहा है, भद्र नंद गात्रवर्ण और त्रिवर्ण किससे संबंधित है? आपको बताना है। तो 27 का सही उत्तर हो जाएगा आपका, 27 का सही उत्तर हो जाएगा तलाश्रित। तलाश्रित से। ठीक है जी। तलाश्रित अलंकार से संबंधित है भद्र नंद और गात्रवर्ण और त्रिवर्ण। ठीक है जी। इसकी व्याख्या को पढ़ लीजिए। व्याख्या वही लिखा गया। देखिए, अगला सवाल देखिए, सही कूट को चुनिए। तो कथन और कारण दिया है, आपको बताना है। इसमें कथन क्या दिया है, यदि षडज की आंदोलन संख्या 240 है और पंचम की आंदोलन संख्या 360 है, तो तर्क में क्या दिया है, पंचम को अचल स्वर माना गया है, अतः षडज की आंदोलन संख्या बदल देने पर भी पंचम की आंदोलन संख्या 360 ही रहेगी। तो आप बता दीजिए इसका क्या होगा, कथन और कारण में कौन सही है कौन गलत है, आपको बताना है। तो 28 का सही उत्तर हो जाएगा, बताइए 28 का सही क्या उत्तर होगा? 28 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ए सही है परंतु आर गलत है। ठीक है जी। ए सही है परंतु आर गलत है।